विद सिंगल कैरेक्टर। इस बात में भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन क्या है। डोमिनेंस से या लॉ ऑफ डोमिनेंस नेग्लेक्ट हुआ था इन कारणों से। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और ये पॉडकास्ट सीरीज भी आपको मदद कर रही होगी। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए और सुनते रहिए हमारे पॉडकास्ट को। स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे, बोले तो जेनेटिक्स। जी हाँ, अगर हम स्टार्ट करें और देखें एनसीईआरटी की कुछ लाइंस को, तो आप वहां पे देखेंगे एनसीईआरटी शुरुआत करती है कुछ इस तरीके से कि अगर हम एक बड़े हाथी को देखें तो हाथी से छोटा हाथी बनेगा, मतलब उसका जो प्रोजेनी होगा, उनसे जो बनने वाले बच्चे होंगे वो हाथी ही होंगे। आम का अगर पौधा देखें तो उससे आम ही बन रहा होगा। इंसान देखें तो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। तो कुछ ऐसी लाइन से स्टार्ट करते हैं और ये जो प्रोजेनी बनेंगे भी, इनमें भी आपको समानताएं देखने को मिलेगी इनके पेरेंट्स से, इनके सिबलिंग से। तो यहां पे जो एक कोर बात निकल के आती है, इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे जो बच्चों में कैरेक्टर आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इंसान का बच्चा इंसान ही बन रहा है ना, हाथी का बच्चा हाथी ही बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है हमारे पेरेंट्स से हम में, जो हमको वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, राइट? तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। हेरिटेंस दैट इज कॉल्ड वंशागति। हिंदी में इसी को वंशागति बोलते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्या जो ऑफस्प्रिंग है वो 100% आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से? नहीं बेटा, 100% आइडेंटिकल नहीं होगी, वहां पे भी कुछ डिफरेंस क्रिएट होंगे। तो वो डिफरेंस जो यहां पे क्रिएट हो रहे हैं दैट इज वेरिएशन। तो यहां पे दो शब्द सामने निकल के आए, इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, और वेरिएशन जो विभिन्नताएं उनमें पैदा हो रही हैं, जो विभिन्नताएं उनमें बन रही हैं। And that is our chapter also, inheritance and variation. And study of inheritance and variation is called genetics. Genetics word बेटसन ने 1905 में दिया था, जबकि इसके जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको हम बोलते हैं, ही इज ग्रेगर जोहन मेंडल। वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल ऑस्ट्रिया शहर में पैदा हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कहते हैं कि पहली स्टडी इस सब्जेक्ट की तरफ अपनी रखी थी। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे पूर्वजों को भी थी। इवन आज से करीब करीब 8,000 से 10,000 वर्ष पहले भी इस बात की जानकारी थी कि इनहेरिटेंस की जो फिनोमिना है कैसे कैसे मतलब गवर्न होते हैं। इसी का एक एग्जांपल है साहिवाल काव ऑफ पंजाब। पंजाब की साहिवाल काव, जहां पे सेलेक्टिव मैनर में, आर्टिफिशियल मैनर में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के तरीके से इन गाय को, वाइल्ड काव से इनके जो एंसेस्टर थे वाइल्ड थे और उनसे इनको क्रिएट किया गया था। कहीं ना कहीं सेलेक्टिव ब्रीडिंग का एक तरीका यहां पे अप्रोच फॉलो किया गया, और ये आज से करीब करीब 8,000 वर्ष पहले। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जानकारी एकदम नई है, ये फील्ड एकदम नया है, इसकी जानकारी हमारे पूर्वजों की थी, मगर इसका जो मैकेनिज्म है कि ये काम कैसे करता है, इस पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हमारे एंसेस्टर थे उनको नहीं थी। तो इसी की जो जानकारी थी, इसी मैकेनिज्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, वो सबसे पहले रखी थी ग्रेगर जोहन मेंडल ने। जी हाँ, इसीलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जोहन मेंडल की अगर हम बात करें तो उन्होंने मटर के पौधे पे, ऑल्सो कॉल्ड पाइसम सेटाइवम, उस पे अपनी स्टडी स्टार्ट की। उन्होंने उसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑब्जर्व किए। हाँ, अक्सर आपको इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं यहां पे बहुत ही क्लियर कट करके आपको इसी पॉडकास्ट में याद कराने वाला हूं। सबसे पहले समझिए कि उन्होंने कैरेक्टर क्या लिए थे। कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी बात है। अच्छा, इस बात में भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन क्या है। देखो बेटा, कैरेक्टर है हाइट, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, मगर इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है? टॉल होना या डॉर्फ होना, ये इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। तो पहली बात तो इन दोनों वर्ड को क्लियर कर लो, कैरेक्टर क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है। कैरेक्टर है हाइट। मेंडल ने मटर के पौधे पे, पाइसम सेटाइवम पे कुछ कैरेक्टर ऑब्जर्व किया और वो कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। अभी समझाता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर लाइक हाइट, कैरेक्टर क्या है? हाइट। उसके जो एक्सप्रेशन आ रहे थे वो क्या थे? टॉल और डॉर्फ। वो इस कैरेक्टर को कतई नहीं लेते। अगर इसमें सिर्फ सारे प्लांट अगर टॉल टॉल होते तो वो इस कैरेक्टर को लेते भी नहीं।
क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हो पा रहा, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी बारीकियां बहुत समझनी है, उन पे फोकस रखिएगा, ठीक है। सो कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर था हाइट, और उसका एक्सप्रेशन क्या था? टॉल और डॉर्फ। मटर के पौधे में अगले कैरेक्टर को समझिए। देखिए यहां पे सीड की बात होगी, यहां पे कली की बात होगी, पॉड की बात होगी, और यहां पे फ्लावर की बात होगी। तो तीनों के देखिए यहां पे कलर की बात करते हैं पहले तो, कि आप फ्लावर के कलर की बात करें तो वॉयलेट होगा डोमिनेंट वाला और व्हाइट होगा रेसेसिव वाला, या फिर इसके एक्सप्रेशन बोलो वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर के रेस्पेक्ट में। सीड का कलर अगर आप देखें तो सीड का कलेक्टर होगा येलो और ग्रीन, और पॉड, पॉड मतलब कली, कली का अगर देखें तो कली कैसी होगी? ग्रीन होगी या फिर येलो होगी। आया समझ में? गुड। तो ये कलर के रेस्पेक्ट में हो गए। एक और आता है शेप के रेस्पेक्ट में। शेप आप याद रखोगे सीड का शेप और फली का शेप, राइट। सीड का शेप कैसा होगा? राउंड या तो रिंकल। पॉड का शेप कैसा होगा? या तो वो फूली हुई होगी या झुर्रीदार होगी, राइट, या पिचकी हुई होगी, राइट। फुल होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी, राइट। और लास्ट जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर की पोजीशन क्या होगी? या तो वो एक्सियल मतलब साइड में होगी, या फिर वो टर्मिनल होगी टॉप पे। तो ये 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। ये सातों कैरेक्टर आपको ध्यान होने चाहिए। मैं एक बार ऑर्डर में और बोल रहा हूं, आप पॉज करके रिवाइज करिए, फिर पॉज करके रिवाइज करिए, अभी के अभी याद कर लीजिए। देखो कैरेक्टर क्या थे? हाइट, दूसरा क्या है? कलर ऑफ फ्लावर, तीसरा क्या है? कलर ऑफ सीड, चौथा क्या है? कलर ऑफ पॉड, पांचवा क्या है? शेप ऑफ सीड, छठवां क्या है? शेप ऑफ पॉड, सातवां क्या है? पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्लियर है? और इनके एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन में मैंने फिर से मेंशन किया है, एक्सप्रेशन आपको क्लियर कट पता होने चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल हाइट, उसका एक्सप्रेशन है टॉल या डॉर्फ। ये बात अभी जितनी क्लियर कर लोगे आगे, उतना ही ये पॉडकास्ट इजी होता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे उन्होंने बात की कुछ कैरेक्टर की। इन कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया। कहां पे? फली के इस मटर के पौधे में। अच्छा, मटर का पौधा उन्होंने क्यों चूज किया? यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो एक एनुअल प्लांट है और उसका 2 से 3 महीने में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब साल में कई बार उगा सकते हो। और एक और मजेदार बात, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजीली करा सकते हो। अगर आप उस पौधे को देखो तो बाइसेक्सुअल पौधा है, मतलब मेल और फीमेल उसी जगह है। आप उसी जगह उसको हिला दोगे तो वो वहीं के वहीं उसी में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और आप अगर इसके मेल जो गैमीट है उनको अगर कट कर दो तो अभी सी बात, अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब जिस डेलिबरेटली आप जिसको चाहते हो, जिस वाले भी पौधे से पॉलिन ग्रेन को चाहते हो, उनको लाके यहाँ पे छिड़क दोगे तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी इजीली पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, राइट। और ये ऑब्वियस कितनी अच्छी बात है कि ये बाइसेक्सुअल है। दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में आपको यहाँ पे इजीली मिल पा रहा है। ये कुछ रीजन थे जिन वजह से उन्होंने मटर के पौधों को चुना, और ये अच्छी बात भी है, उससे काफी बेटर इनको रिजल्ट भी मिल पाए। और एक और मजेदार बात है इस मटर के पौधे की, कि इसमें नंबर ऑफ सीड खूब सारे बनते हैं। मटर के पौधे पे खूब सारे सीड लगते हैं, और जितने ज्यादा सीड लगेंगे अगली जनरेशन को उगाने में उतनी आसानी होगी। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जिन्होंने मदद की मेंडल की उनके एक्सपेरिमेंटल आउटकम को लाने में। अब यहां पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात और कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम आगे इनके लॉज पे, इनके क्रॉसेस पे, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे। उनसे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेनी है जो आपको मदद करेंगी थ्रू आउट द सेशन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी टर्मिनोलॉजी, एलील। व्हाट आर एलील? ओके, एलील हमेशा याद रखिए। देखो आज तो साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए आपको पता होगा कि आपके बॉडी में जितनी भी सेल होती है, हर सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम क्योंकि पेयर में होते हैं, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी है, ये वाला भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये वाला भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो कोई अगर जीन यहां पे प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे, वो यहां पे भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो इसीलिए जो आप देखते हो कि जो कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं, जो जीन वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जीन में क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। आप कैसे याद रखोगे इस बात को कि जीन में कैरेक्टर होते हैं, है ना? ये बात तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी कि जीन में कैरेक्टर होते हैं। बेटा हनी सिंह का एक गाना था जिसमें उसने एक लाइन बोली थी, सिंगिंग का कैरेक्टर मेरे जीन में था, इसे कहते हैं हिप एंड हॉप, इसे कहते हैं ना, याद है आपको वो गाना? उसमें वो क्या बोलता है? सिंगिंग का कैरेक्टर मेरे जीन में था। बेटा कैरेक्टर कहां होते हैं? जीन में होते हैं। हॉप की समझ मेरे डीएनए में थी।
और जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। मान लो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम पे भी डीएनए है, डीएनए क्या है? क्रोमोसोम का पार्ट है ना। और जीन भी क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। जीन एक डीएनए है और इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर यहां पे होगा वही कैरेक्टर यहां पे होगा। आ रही है बात समझ में? राइट। इसीलिए आप क्या बोलते हो कि जो कैरेक्टर यहां है वही कैरेक्टर यहां है। तो और ये ऑब्वियस सी बात है, पेयर में है, और इसी पेयर को हम एलील बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो और बेटर वे में सुनो। व्हाट आर एलील? अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन, या हिंदी में समझ के देखो इस चीज को, जीन के तुलनात्मक रूप। मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक कैरेक्टर हाइट का है, ये तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह भी हाइट का ही कैरेक्टर होगा। यहां पे अगर हाइट का कैरेक्टर है, ये पूरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, और इस पर्टिकुलर मेरी इस पूरे थंब इस पूरे हैंड में क्या है? हाइट का कैरेक्टर है मान लीजिए। तो जो हाइट का कैरेक्टर इधर है, तो हाइट का ही कैरेक्टर इधर भी होगा। सही है? सेम पोजीशन पे, सेम लोकस पे। लोकस वर्ड लोकेशन से लिया गया है, और इसका मीनिंग है ये अगर इस लोकस की बात हो रही है तो सेम क्रोमोसोम नंबर 1 पे उसके सामने वाला ये लोकस। इज इट क्लियर? ओके, अब इस बात को समझिए एलील को, कि अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं हाइट का जीन इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी हाइट का जीन है। राइट। और ये क्या है? जीन के तुलनात्मक रूप। अगर मैं बोलूं हाइट में ये टॉल कैरेक्टर को, टॉल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, और ये वाला भी टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो आप इनको कंपेयर कर रहे हो ना। हिंदी में सुनो एलील का डेफिनेशन, जीन के तुलनात्मक रूप। जीन के तुलनात्मक रूप, वो रूप जिनकी आप तुलना कर सकते हो। मान लो ये कैपिटल टी है, टॉल है, तो ये भी टॉल है, कैपिटल टी है। ये अगर टॉल है और ये डॉर्फ है, तो देखो कंपेयर कर रहे हो कि ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। ये स्मॉल टी है तो ये स्मॉल टी है। तो एलील, ये तीनों ही एलील है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। और इनको आप कंपेयर कर रहे हो, देखो ये वाला कैपिटल टी है, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये देखो स्मॉल टी है। यस, दीज आर एलील। एलील ऑलवेज बी इन पेयर, वो पेयर में ही होंगे, मिनिमम पेयर में तो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? और इनके अल्टरनेट फॉर्म को, जीन के तुलनात्मक रूप को, जिनको आप तुलना कर पा रहे हो कि कैपिटल टी है कैपिटल टी स्मॉल टी, अल्टरनेट फॉर्म जिनकी आप कंपैरिजन कर रहे हो, दीज आर एलील। राइट। एक बार फाइनल डेफिनेशन सुनो। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस इन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इससे बात है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अभी मैं आऊंगा ही, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे भी बात करते हैं। एलील समझ में आया? गुड। अब यहां पे एक बार होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर लो। देखो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर। अगर मैं बोलूं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो ये पेयर क्या कहलाएगा? नॉन होमोलॉगस। बस इतनी सी बात है। सेम पेयर को आप होमोलॉगस बोल रहे हो, अलग 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 पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 1, 4, 1, 5, ये नॉन होमोलॉगस है। राइट। अब यहां पे एक वर्ड और आता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जाइगस वर्ड एलील से रिलेट होगा। होमोजाइगस मतलब जैसे कैपिटल टी, राइट, जहां पे सेम एलील है, होमोजाइगस कंडीशन। राइट। हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस हो गया। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने 5 शब्द समझे, एलील, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अगला वर्ड समझिए, दैट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? फिनोटाइप बोले तो दृश्य रूप, हिंदी में बोलते हैं दृश्य रूप, मतलब देखने में कोई कैसा दिख रहा है। राइट। जैसे अगर आप सीड को देख रहे हो, सीड राउंड है या रिंकल है, तो आप ये देख पा रहे हो, तो दिस इज फिनोटाइप। राइट। अगर उस राउंड कैरेक्टर के लिए जो एलील है वो कौन सा है? कैपिटल आर है राउंड के लिए, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। क्या वो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट इज जीनोटाइप। उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए जो जिम्मेदार जीन है, दैट इज जीनोटाइप। और वो कौन होंगे? फिर कैपिटल आर होंगे। सो दिस इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। दृश्य रूप और जीन रूप हिंदी में इसको बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं मेंडल के वर्क्स की। उन्होंने वर्क कैसे स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने अपनी स्टडीज दी, हमने बेसिक चीजें समझी यहां पे। तो समझिए, मेंडल ने प्रपोज किए थे कुछ क्रॉस। व्हाट इज क्रॉस? अभी मैं समझाता हूं उनको। राइट। और उन्होंने प्रपोज किए थे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आने वाले आउटकम की बात करेंगे, उस आउटकम से कौन कौन से उन्होंने लॉ प्रपोज किए उनकी बात करेंगे, फिर हम आएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। शुरुआत करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड, अभी हाइब्रिड का मीनिंग समझ में आएगा, और क्रॉस, क्रॉस मतलब दो पेरेंट को आपने
फ्यूज करवाया, एक पेरेंट का आपने गैमीट लिए, दूसरे पेरेंट के गैमीट लिए, राइट, और उनको क्रॉस करवाया। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सिंपल सा मतलब समझिए, क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर। जब आप सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करा रहे हो, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस जब कराया जा रहा है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मैंने एक प्लांट लिया, ये क्या है? प्योर टॉल है, मतलब इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हमने कई बार क्रॉस कराया है, टॉल का टॉल के साथ, टॉल का टॉल के साथ, तो इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है। और मेरे पास एक प्योर ब्रीड है जिसका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। ये प्योर डॉर्फ है। क्लियर है? एक प्योर टॉल वाले प्लांट है, एक प्योर डॉर्फ वाले प्लांट है मेरे पास। और प्योर क्यों है? क्योंकि मैंने कई सारी जनरेशन में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया है, तो अब ये कैपिटल टी ही शो कर रहा है, स्मॉल टी कर रहा है। और मैंने अब कैरेक्टर क्या लिया? कैरेक्टर ले रहा हूं हाइट में इसमें टॉल कंडीशन है, इसमें डॉर्फ कंडीशन, इसमें देखो डॉर्फ कंडीशन है। तो इन दोनों प्लांट का मैं अब क्रॉस कराने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो, ठीक है? तो जब मैं कैरेक्टर क्या ले रहा हूं? हाइट, और हाइट को लेके क्रॉस कराना शुरू कर रहा हूं, तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलोगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर। इज इट क्लियर? क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जब आपने प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ को, कैपिटल टी, स्मॉल टी को जब आप क्रॉस कराना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या? कैसे क्रॉस कराओगे? समझो, आपने क्या लिए होंगे? बीज लिए होंगे कैपिटल टी वाले प्लांट के, स्मॉल टी वाले प्लांट के। उनको जमीन में गाड़ा होगा, उनसे एक पौधा बना होगा। पौधा पहले वेजिटेटिव कंडीशन आई होगी, फिर उस पर फ्लावर लगे होंगे। इस पे भी फ्लावर लगे हैं कैपिटल टी वाले पे, इस पे भी फ्लावर लगे हुए हैं। अब आप क्या करोगे? आप मान लो इनमें से किसी के भी इसके फ्लावर का आप क्या करोगे? जो स्टेमन है उनको कट कर दोगे सारे। ये फ्लावर है, मान लो ये क्या है? फ्लावर। और इस पे ये देखो, ये क्या है? ये वाले हैं, मान लो इस पे स्टेमन लगे, आपने इसके सारे स्टेमन कट कर दिए, हटा दिए, लो स्टेमन खत्म। अब आप क्या करोगे? इसके स्टेमन खत्म हो गए, इमैस्कुलेशन बोल रहे हैं, और इस वाले दूसरे फ्लावर के आप स्टेमन लोगे और इस वाले में यहां पे रख दोगे, इसमें झाड़ दोगे, जिससे क्या होगा? अब इस वाले ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी, इसके आपने पॉलिन ग्रेस इसमें झाड़ दिए। ये क्या कराया आपने? क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। यही कितनी आसान चीज है, किसमें? मटर के पौधे में। तो आपने क्या कराया? इसमें फर्टिलाइजेशन कराया। तो फ्लावर था, राइट, फ्लावर में आपने इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इससे जो क्या बनेंगे? इस फ्लावर से क्या बनेगा? सीड बनेगा, राइट। इससे इसी फ्लावर से पहले तो फली बनेगी, फ्लावर के बाद इसमें फली बनेगी, और फली के अंदर क्या होंगे? बीज होंगे, ठीक है। फ्लावर से क्या बनेगी? फली, और फली के अंदर क्या होंगे? बीज। समझ रहे हो बात को? आया समझे? अब हम जब उन बीज को निकालेंगे, आपने क्रॉस करा लिया, अब इससे जितने भी बीज बने वो सारे, इस ऑब्वियस सी बात है, इससे फ्लावर था, फ्लावर से फली बनी होगी, फली के अंदर उसके फली के दाने होंगे, वो बीज है, सीड है। आपने सारे सीड जब इस प्लांट से, अब जब जितने भी सीड बनेंगे जिसमें पॉलिनेशन आपने कराया है, इधर से इधर कराया था, अब इससे जितने भी वो बनेंगे बीज, वो आपने सारे कलेक्ट कर लिए। समझ रहे हो बात को? और ये कलेक्टेड बीज कहलाएंगे F1 जनरेशन। ये जो कलेक्ट किए हुए बीज है, ये क्या कहलाएंगे? F1 जनरेशन कहलाएंगे। अब F1 जनरेशन के जितने भी बीज हैं, जब उनको ग्रो कराओगे, जितने भी बीज आपने 1000 बीज बनाए, 1000 को ग्रो कराओगे, सारे के सारे टॉल है। तो ये क्या शो कर रहा है? कि F1 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट मिल रहा है। जब दो प्योर कैरेक्टर, एक प्योर टॉल, प्योर डार्फ का, जब हमने गैमीट बनवाए, गैमीट कैसे बनाएंगे? उनको हमने पॉलन को और इसको ओवरी को हमने बोला कि ये इसके गैमीट है, एम्ब्रियोसेक को, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन कराया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे गैमीट बना रहे हो। पॉलन ग्रेन एक काइंड का गैमीट ही है, राइट। और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी वाली कंडीशन बनी होगी। तो और ये कैपिटल टी, स्मॉल टी वाली कंडीशन क्या शो कर रही है? हाइब्रिड ही शो कर रही है। और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड ही बन रहे हैं, राइट। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट नहीं हुआ, ये F1 जनरेशन है। अब जब इस F1 जनरेशन का बने हुए जितने भी सीड थे, उनका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब सेल्फिंग कराई, इस बार हम सेल्फिंग कैसे कराएंगे? इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस बार हम क्या करेंगे? उस पौधे को, एक अकेले पौधे को ग्रो कराया और उसको चारों तरफ से पैक कर दिया। अब क्या होगा? जब उससे फ्लावर बनेगा, तो उसी का ही जो गैमीट है, उसी के जो पॉलन ग्रेन है, वो उसी को ही फर्टिलाइज कर देंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उस फ्लावर से फली बनेगी, फली के अंदर बीज होंगे। अब बीज वो जब निकालोगे आप सेल्फिंग कराने के बाद, अब जो बीज निकलेंगे, उनमें जो रेशियो मिलेगा
वो क्या मिलेगा, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो अलग अलग मिलेगा। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा कि उसमें से 3 टॉल होंगे और 1 डॉर्फ होगा। यस, और ये जो एक्सप्रेशन, ये जो अब हमको आउटकम मिल रहे हैं, ये थोड़े सरप्राइजिंग थे कि फर्स्ट जनरेशन में जितने टॉल बन रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। फर्स्ट जनरेशन में मिलने वाले सारे के सारे टॉल थे और उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप था। वो तो अब हमको पता चल गया, मगर उस समय जो मेंडल थे, मेंडल ने काफी सारी चीजें कैलकुलेशन बेस की थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की बेस की थी, तो उनको भी आइडिया था, इसीलिए उनको पिता कह रहे हैं इस पूरे सब्जेक्ट का, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, ऐसा नहीं वो अंधी बात कर रहे थे, उनको सब पता था ये चीजें कैसे हो रही है, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें नहीं पता थी उनको, क्रोमोसोम नहीं पता था। हाँ, मगर उनके जो रिजल्ट आ रहे थे वो क्लियर कट उनको पता थे, इसीलिए उन्होंने क्लियर कट कुछ लॉ दिए, और कोई क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं था जितने क्लियर मेंडल थे अपने। इज इट क्लियर? गुड। तो यहां पे जब सेकंड जनरेशन के जो रिजल्ट आए, सेकंड जनरेशन के रिजल्ट में क्या पता चला, सेकंड जनरेशन के रिजल्ट में पता चला कि जो रेशियो आ रहा है वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी आ रहा है। ये जीनोटाइप रेशियो है, जिसको हम 1:1 बोल रहे हैं। 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर डॉर्फ। मगर जो उनको दिख रहा था वो क्या दिख रहा था कि ये 3 के तीनों हाइब्रिड वाले भी क्या है, 3 के तीनों क्या है, ये 3 के तीनों टॉल है और 1 डॉर्फ है। तो यहां से उन्होंने कुछ आउटकम निकाले और वो 2 आउटकम थे। पहला आउटकम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आउटकम था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला इसी को उन्होंने। मुझे उम्मीद है मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आया, ठीक है, ओके। यहां पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला, हालांकि इसके बाद में कई सारे अपोजिट में भी आए, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इसके अपोजिशन में भी चीजें आई, बट उस समय जो उन्होंने रखा था उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये उनका आउटकम था। हालांकि इसको लॉ नहीं बोलते, आउटकम बोलते हैं आज के समय में, क्योंकि लॉ यूनिवर्सल होते हैं जो फॉलो हो रहा हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस बाद में क्रॉस कर दिया गया, ठीक है, मगर उस समय जब उन्होंने प्रेजेंट किया था उस समय वो काफी हद तक वैलिड था। उस पर्टिकुलर प्लांट में तो वैलिड ही था, अदर चीजों में नहीं वैलिड है, इसीलिए उसको लॉ की कैटेगरी से हटा दिया गया, इसीलिए उसको बोला गया दैट इज आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहला आउटकम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलने में लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, आप बस समझ रहे हो, ठीक है, बट आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए। तो इस डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि जब आप 2 प्योर कैरेक्टर को क्रॉस करा रहे हो, उनसे बनने वाली फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पा रहा है दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है दैट इज रेसेसिव। आपने एक प्योर टॉल लिया था, एक प्योर डॉर्फ लिया है, अब पहली जनरेशन में देखने में सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं, तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो नहीं दिख पा रहा वो रेसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर है? सो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलता है कि भाई जब आपने फर्स्ट जनरेशन में फ्यूजन करा दिया था तो उस समय जो गैमीट थे, जो उस समय जो मेन कैरेक्टर थे, जो फैक्टर थे, वो मिक्स नहीं हो गए कि फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं, वो मिक्स नहीं हुए, दे आर नॉट मिक्स और ब्लेंड टुगेदर, वो F2 जनरेशन में फिर से अलग हो जाते हैं। सो गैमीट आर प्योर फॉर देयर कैरेक्टर, इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, गैमीट प्योर होते हैं। इसीलिए देखो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, मगर सेकंड जनरेशन में देखो फिर से एक डॉर्फ अलग हो गया। So this is called law of purity of gamete and law of segregation. In F1 generation, where all the gamete fuse together, but they do not mix, in the next generation they will again separate, and they are pure for their character. वो एकदम शुद्ध होते हैं अपने करेक्टर के लिए, और वो आने वाली जनरेशन में फिर से अलग हो जाते हैं। सो दिस वाज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आए इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट कुछ और भी आई चीजें। तो अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर अपोजिशन शो करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से, या लॉ ऑफ डोमिनेंस नेग्लेक्ट हुआ था इन कारणों से। सबसे पहले समझिए कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी ब्लड ग्रुप सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहां पे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीन इन्वॉल्व है दैट इज आई जीन, और यहां पे मल्टीपल एलिलिज्म भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आई जीन 3 एलील को शो करता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। जहां पे आई ए और आई बी जो होते हैं वो कोडोमिनेंस शो करते हैं, राइट। यहां पे ये दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं, जबकि आई ए और स्मॉल आई या आई बी और स्मॉल आई इसमें देखेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस वाली बात होगी, राइट। आ रही बात समझ में? अब देखो कोडोमिनेंस को समझो पहले। कोडोमिनेंस में क्या होगा, जब आप कोई पेरेंट जिसमें आई ए प्योर ए वाला कंडीशन है, यहां पे प्योर बी वाला कंडीशन है, आई बी, तो इनसे जो
प्रोजेनी बनेगी उसमें डोमिनेंस ऐसा नहीं है आई ए का डोमिनेंस होगा आई बी का डोमिनेंस होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे। आई ए आई बी, यहां पे ए भी एक्सप्रेस हो रहा है बी भी एक्सप्रेस हो रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इज इट क्लियर? तो यहां पे कोडोमिनेंस है। आप क्या देख रहे हो, क्या फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड जो मिल रहा है वो एक कैरेक्टर एक एक्सप्रेशन को डोमिनेंट शो कर रहा है? नहीं, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों ही कोडोमिनेंस बराबर बराबर एक्सप्रेस हो रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पढ़ा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप स्नैपड्रैगन में देखते हो। स्नैपड्रैगन में आप देखेंगे कि वहां पे एक रेड फ्लावर है और एक व्हाइट फ्लावर है, बट जो फर्स्ट जनरेशन आ रही है वो क्या आ रही है, पिंक आ रही है। तो यहां पे जो फर्स्ट जनरेशन है वो तो किसी से भी मैच नहीं कर रही। दिस इज केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहां पे जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो सेम मिलेगा, 1:1, 1 प्योर रेड, 2 पिंक और 1 प्योर व्हाइट। आई बात समझ में? तो ये बात हुई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो यहां पे हमने कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी समझा, विद एग्जांपल समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मेंडल ने जो नेक्स्ट क्रॉस परफॉर्म किए थे डायहाइब्रिड क्रॉस, और नाम से ही अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्रॉस विद 2 कैरेक्टर। यस, समझते हैं इसको कि क्रॉस विद 2 कैरेक्टर का मतलब क्या है कि अब यहां पे 2 कैरेक्टर लेके बात करोगे। पहले आपने सिंगल कैरेक्टर लेके बात किया था। सिंगल कैरेक्टर क्या था भाई? हाइट ही थी। अब यहां पे आप 2 कैरेक्टर लो, हाइट ऑफ प्लांट और दूसरा क्या है, शेप ऑफ सीड। हाइट ऑफ प्लांट क्या है, टॉल या डॉर्फ, और शेप ऑफ सीड क्या है, राउंड और रिंकल। ओके, अब यहां पे इन 2 कैरेक्टर को लेके आप क्रॉस कराओगे। मतलब एक प्लांट होगा जिसमें आप देखोगे हाइट टॉल है और जो शेप ऑफ सीड है वो राउंड है। दूसरा प्लांट है इसमें हाइट डॉर्फ है और इसका जो शेप ऑफ सीड है वो रिंकल है। तो ये क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, राइट। अब ये 2 प्योर कैरेक्टर है, प्योर कैरेक्टर वाले प्लांट है। अब इनका जब आप सबसे पहले गैमीट बनाओगे तो इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, इससे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। क्रॉस कराओगे तो अब यहां पे फर्स्ट जनरेशन बन के आएगी। फर्स्ट जनरेशन क्या बन के आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा। और यहां पे जो एक्सप्रेशन हो रहा होगा वो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर का ही हो रहा होगा। मतलब ये टॉल होगा और राउंड होंगे, जबकि यहां पे स्मॉल टी और स्मॉल आर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे। सो वो क्या है, वो कैसे है, रेसेसिव कैरेक्टर है। कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल आर एक्सप्रेस हो रहा है, वो क्या है, डोमिनेंट है। और ये प्लांट, ये जो फर्स्ट जनरेशन बन के आई है हाइब्रिड कहलाएगी, क्योंकि दोनों के जीन इसके पास अवेलेबल है। अब इस हाइब्रिड का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो आपको 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे और यहां पे करीब करीब आपको 9 जीनोटाइप मिलेंगे और 4 फिनोटाइप मिलेंगे। यस, 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। कौन कौन से मैं अभी समझा रहा हूं। देखो, अब जब आप इस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से जब आप गैमीट बना रहे होगे ना बेटा, तो यहां पे एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आएगा। बीसी का आउटकम बताऊंगा। आप उससे पहले इसको समझो कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से जो गैमीट बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी जरूरी नहीं है कैपिटल आर के ही साथ फ्यूज होगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी, अब ये ऑब्वियस सी बात है, अब फर्स्ट जनरेशन आ गई जिसका एक्सप्रेशन जो जीनोटाइप क्या होल्ड कर रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ऑब्वियस सी बात है, एक टी होना चाहिए एक आर होना चाहिए। इसमें जब गैमीट बनेंगे तो एक कैरेक्टर हाइट का होगा, एक कैरेक्टर शेप का होगा। तो एक कैरेक्टर कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी हो सकता है, एक कैरेक्टर कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। तो अब जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो देखो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कौन कौन से, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल आर। तो ये बात जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो 4 आपके पास क्या बन गए, गैमीट बन गए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये एक साइड गैमीट बने, अपनेट स्क्वायर जब बनाओगे तो एक ऊपर साइड में ये 4 गैमीट लिख लो, इधर 4 गैमीट लिख लो और इससे बना दो एक 16 कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर, जहां पे आप शो करोगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर क्या शो करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। इस तरीके से आप बनाते चले जाओगे 16 कॉम्बिनेशन, राइट। और 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी कि 9 एक जैसे, 9 जो है 9 डिफरेंट जीनोटाइप है और उनका रेशियो क्या मिलेगा, 1:1 2:4 1:1। ये आपको 9 जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा, 1:1 2:4 1:1। बट जब आप फिनोटाइप देखोगे, फिनोटाइप आपको 4 मिलेंगे और वो रेशियो क्या होगा इसका, 9:3:3:1। 9 क्या होंगे, 9 होंगे टॉल एंड राउंड, 3 क्या होंगे, टॉल एंड रिंकल,
3 क्या होंगे? डॉर्फ एंड राउंड। एक क्या होगा? डॉर्फ एंड रिंकल। ये आपको कंडीशन मिलेगी, राइट। 9331 ये आपको फिनोटाइप मिलेगा। तो ये हमने पूरी बात की, वर्बली हमने समझा कि डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे हो रहा है और क्या उसके आउटकम आपको देखने को मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में इतना? ओके, अब हम बात करते हैं यहां से उन्होंने क्या आउटकम निकाला। यहां से उन्होंने एक आउटकम निकाला बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो कैपिटल टी है जरूरी नहीं है वो कैपिटल आर के साथ असॉर्ट होगा, अलग होगा, गैमीट बनाएगा। वो कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी अलग हो सकता है, गैमीट बना सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, के आजादी से कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ या आजादी से कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ अलग हो सकता है, गैमीट बना सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने मोनोहाइब्रिड के आउटकम की बात की, अब ये था डाईहाइब्रिड क्रॉस और इसके आउटकम की बात की, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो आई, वो आई थी आपकी 1902 में। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि मेंडल के काम को, जो कि 1864 में उन्होंने काफी हद तक प्रेजेंट किया था, उसको प्रायोरिटी ही नहीं मिली। उसको लोगों ने एकदम नकारा। क्यों नकारा? क्यों इतनी उसको प्रायोरिटी नहीं मिली? उसके कई सारे कारण थे। एक कारण यह भी था कि वो उन्होंने अपने जितने काम को, जो काम था उसको उन्होंने मैथमेटिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया, और ये उस समय के लिए बायोलॉजिस्ट के लिए सरप्राइजिंग था कि मैथमेटिक्स के टर्म में बायोलॉजिकल साइंस के डाटा को प्रेजेंट करना। ये एक कारण था। दूसरा एक कारण यह भी था कि उन्होंने जो पी प्लांट लिया था उसमें जो रिजल्ट आउटकम की जो बात वो कर रहे थे वो काफी देर में थी। उन्होंने फैक्टर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जो कैरेक्टर है वो कौन होल्ड कर रहा है? फैक्टर होल्ड कर रहा है। आज के समय में हम जानते हैं वो जीन है, मगर उन्होंने उस समय फैक्टर की बात कर दी थी। फैक्टर का नामो निशान ही नहीं था उस समय, लोगों को पता ही नहीं था फैक्टर जीन कुछ एग्जिस्ट करता है। ये तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब आई 1902 में, तब पता चला कि जो जीन के जो कैरेक्टर है, जो फैक्टर के जो कैरेक्टर है, वो पैरेलल है विद द कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। अभी मैं इसी की बात करूंगा। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी यहां पे कि मेंडल के काम को एक लंबे अंतराल तक कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। वो उनके फिर उसके बाद में 3 साइंटिस्ट, जिसमें ह्यूगो डिवरीज आते हैं, कोरेंस आते हैं, सेनमार्क आते हैं, राइट, सेनमैन, ये आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनको काम को रीडिस्कवर कराया और फिर बताया कि भाई यस, मेंडल ने जो काम किए थे वो अनपैरेलल काम थे, यस, नेक्स्ट जनरेशन वाले काम थे, उस समय की साइंस से बहुत आगे बढ़ के काम थे। फिर उनको वर्चस्व मिला कि हाँ भाई, देते हैं इनको एक उपाधि देते हैं, एंड ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बाद में 1902 में आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया कि भाई जो कैरेक्टर, जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर अपना जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वही रेस्पॉन्स जीन और फैक्टर भी शो करते हैं। क्रोमोसोम के पैरेलल नेचर को ही शो करते हैं आपके जीन। इस थ्योरी में प्रेजेंट किया गया। क्लियर है? इसी थ्योरी को करीब करीब 1933-34 के अराउंड टीएच मॉर्गन ने और प्रूव किया। टीएच मॉर्गन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काफी डेप्थ में चीजें प्रेजेंट की और काफी एडवांस वर्जन ऑफ जेनेटिक्स प्रेजेंट किया, और उसी को हम समझते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में। तो आगे हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। शुरुआत करते हैं लिंकेज से। लिंकेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही साधारण शब्द में बस इतना समझ लो कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन प्रेजेंट हैं, दे आर लिंक्ड जीन। ऑब्वियस सी बात है, समझने में इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, दोहराए भी नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन है वो सारे के सारे लिंक जीन है, और इन्हीं लिंक्ड जीन को हम बोलते हैं लिंकेज। इनके बीच में क्या है? लिंकेज है। मैं ये नहीं बोला क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितने जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 2 से लिंक है, नहीं। क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर मैं बोल रहा हूं 30 जीन है, 30 जीन है, तो वो 30 के 30 जीन क्या कहला रहे हैं? लिंकेज जीन कहला रहे हैं, लिंकेज कहला रहे हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में क्या अंतर है? देखो, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन तैयार कैसे होता है? ये रिकॉम्बिनेशन बोले तो मेकिंग न्यू कॉम्बिनेशन, नाम में ही है रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से नया कॉम्बिनेशन बना। रिकॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना, मियोसिस के टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब बनता है। होता क्या है कि मान लीजिए ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, राइट, ये वाली एक सिस्टर क्रोमेटिड है, इधर ये एक और टेट्राड वाली कंडीशन है, ये उसकी एक सिस्टर आर्म है, ये एक दूसरा है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 की ये सिस्टर आर्म्स है। अब इनके बीच में ये आके जुड़ेंगी
साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा और ये अलग सेपरेट हो जाएंगे मियोसिस 1 वाले टाइम में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचियोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस के एंड में ये सब हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, एक क्रोमोसोम का पार्ट थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया, राइट। मतलब अब ऐसे समझो कि एक जो जीन इस जगह था और एक जो जीन इस जगह था, राइट। एक जीन इस टिप पे है और एक जीन मेरी घड़ी के पास है, यहां पे समझो। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा चांसेस है रिकॉम्बिनेशन का। अगर कोई जीन मेरी घड़ी, एक यहां पे और यहां पे, इस जगह है दो जीन, और एक जीन यहां पे और यहां पे है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांस देखो किस में ज्यादा है, जिसमें डिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि जब ये आके चिपकेंगी तो देखो जितना दूर होगा, एक यहां था इसीलिए ऊपर वाला पार्ट इधर चला गया, इधर वाला पार्ट इधर ही रह गया। क्रॉस रिकॉम्बिनेशन किस में नहीं हुआ, जो यहां पे था और यहां पे था, क्योंकि वो दोनों एक साथ यहीं रह गए। समझ रहे हो? या तो अगर वो ऊपर भी थे तो ऊपर का पूरा दोनों पूरा पार्ट दूसरी साइड में चला गया। तो लिंकेज को ऐसे समझो, दो जीन के रेस्पेक्ट में कि एक जीन और दूसरे जीन जितने पास पास है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो पास पास ही रहेंगे। क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर हो भी रहा है तो वो एक बड़ा पार्ट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, उस दोनों के दोनों जीन हो सकता है उधर चले जाए, तो अभी भी वो दो जीन तो लिंक्ड ही है। और यहां पे तब भी इनमें रिकॉम्बिनेशन दो जीन के रेस्पेक्ट में कब होगा, जब एक जीन यहीं रह जाए और दूसरा जीन दूसरी साइड में आ जाए, तो ये नया कॉम्बिनेशन बना दो जीन के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन। आई होप आप समझ पा रहे होगे। लिंकेज, दो जीन कितने पास है, जितने पास है उतनी ज्यादा लिंकेज। दो जीन जितने पास है वो उसकी लिंकेज है, जितने ज्यादा पास है उतनी ज्यादा लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन मतलब कितना परसेंट चांस है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो उतना ज्यादा चांस कब होगा, जब वो ज्यादा दूर होंगे। ज्यादा दूर होंगे तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा तो दूर ज्यादा है, ये यहां है और यहां है, तो जब ये हटा के इधर किया और इधर का इधर किया तो देखो ऊपर वाला पार्ट चला गया इधर और ये वाला पार्ट यहीं रह गया। आया समझ में? सो ये बात होती है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। और छोटी छोटी कुछ बातें हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम है, उनको मैं प्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड स्टूवेंट। इन्होंने रिपीटेडली कई सारे इस लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, राइट। और उन्होंने काफी ज्यादा डाटा प्रेजेंट किया टीएच मॉर्गन के साथ में ही, राइट। और उन्होंने बताया कि कितना डिग्री ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। और कई सारी चीजें यहां पे उन्होंने प्रेजेंट की। एक डाटा जो सामने आता है वो ये कहता है कि भाई जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो एक लिमिट तक तो हो सकते हैं, कभी भी वो 50% से ज्यादा कभी नहीं होगा। मोर देन 50% का भी रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, राइट। ये तो एकदम एक्सट्रीम है, राइट। रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, राइट। या ऐसे समझ लो रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा जितनी कम उसमें डिस्टेंस होगी। और इन जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम सेंटी मॉर्गन, जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल रहे हैं, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट दी गई, एंड दैट इज सेंटी मॉर्गन। यस, मॉर्गन के ही नाम पे इनकी डिस्टेंस को मैप करते हैं। और इसी को जीन मैपिंग, आज के समय में जितनी भी जीन मैपिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ टीएच मॉर्गन एंड हिज कलीग, राइट। सो जो बेसिक फिनोमिना है जीन मैपिंग के, इसी पे आधारित है। तो ये हमने समझा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के रेस्पेक्ट में। यहां पे एक बहुत क्लियर कट मैंने आपको रिलेशन बताया, इस रिलेशन को भी आप याद रखेंगे कि लिंकेज जितना ज्यादा होगा उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस को। ओके, तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो गवर्न की जाती है 3 और मोर देन 3 जीन से, राइट। 3 और मोर देन 3 जीन गवर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। फॉर एग्जांपल, आपने एग्जांपल समझा होगा ह्यूमन की हाइट्स का, ह्यूमन के स्किन कलर का, कर्नेल ऑफ वीट की जो बाली होती है उनका कलर, राइट। यहां पे आप क्या देखते हो, जो डिफरेंट जीन है उनके जो प्रोडक्ट है उनका रिजल्ट एडिटिव रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आप ह्यूमन के स्किन की बात करके देखिए एक बार। यहां पे आपको 3 जीन मिलेंगे ए बी सी, और अगर ये तीनों ही जीन अपने एलिलिक फॉर्म में डोमिनेंट ही शो कर रही है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो इससे जो बनने वाला जो पर्सन होगा वो काफी ज्यादा पिगमेंटेशन होगा उसमें, एकदम कंप्लीटली ब्लैक वाली कंडीशन होगी उसमें। समझ में नहीं आएगा आंख कहां है, नाक कहां है, मुंह कहां है, बस दांत दिखेंगे जब वो मुंह खुलेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये कंडीशन आपको कहां देखो मिलेगी, पिगमेंटेशन ज्यादा, क्योंकि पिगमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए जो कंपोनेंट है वो क्या, मेलानिन।
और जब ये एडिटिव रिजल्ट आता है, जब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो मोर पिगमेंटेशन होगा, मोर एंड मोर क्या होगा, मिलेनिन होगा, तो वहां पे पिगमेंटेशन ज्यादा होगा। जहां पे कंडीशन रेसेसिव होगी, मिलेनिन का कंसेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो स्किन कलर काफी ब्राइट होगा। तो आपने यहां पे देखा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में क्या केस बनता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्लियोट्रॉफी के बारे में। प्लियोट्रॉफी में क्या होता है कि जहां पे वन जीन मोर देन वन ट्रेट को अफेक्ट करे, जहां पे एक जीन है मगर वो अफेक्ट कई सारी चीजों को कर रहा है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा फिनाइल कीटो यूरिया के केस में। यहां पे आप क्या देखते हो, एक पर्टिकुलर एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब इसमें प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम एक जीन में आ रही है, एक जीन में वन जीन, मगर इफेक्ट देखो मेंटल रिटार्डनेस हो जाना, दिमाग कम हो जाना, राइट, हेयर लॉस होना बॉडी में, और पिगमेंटेशन हो जाना। तो देखो कितने सारे इफेक्ट दिख रहे हैं। इसको हम प्लियोट्रॉफी बोलेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, एक जीन में, मगर इफेक्ट कितना सारा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेक्स समझ लेते हैं क्या होता है। सेक्स बोले तो कि किसी भी स्पीसीज में जो इंडिविजुअल है उनमें दो सेक्स आपको देखने को मिलेंगे, एक मेल मेंबर देखने को मिलेगा, एक फीमेल मेंबर देखने को मिलेगा। इनके बीच की भी कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर वाली, बट हम उस पर नहीं जा रहे। मोस्टली आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल, और मोस्ट ऑफ केसेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। मतलब जो मेल है आप देख के समझ जाओगे ये मेल है, ये फीमेल है देख के आप समझ जाओगे कि ये फीमेल है। जैसे आप मोर की बात करो, पिकॉक की बात करो, देख के समझ जाओगे मोर के पास बहुत लंबी टेल होती है, मेल के पास, फीमेल के पास नहीं होती, राइट। तो आप ये क्या है, क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ह्यूमंस में आप देख के समझ जाओगे ये लड़का है लड़की है, नहीं समझ पा रहे ट्रांसजेंडर है। समझ रहे हो इस चीज को, है ना? यस, सो दिस कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो पहले तो आपने समझा कि सेक्स क्या होता है। यहां पे दो सेक्स आपको मिलेंगे, मेल और फीमेल, क्लियर कट आपको समझ में आएंगी काफी हद तक चीजें इनमें। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके कई सारे टाइप है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स वाई टाइप देखते हो, एक्स 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 वाई, राइट। यहां पे मेल एक एक्स 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 वाई टाइप है, एक आपने देखा होगा एक्स 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 ओ टाइप, राइट। एक डब्ल्यू टाइप भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने स्टार्ट करता हूं एक तरफ से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई को। एक चीज समझिए, जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप? एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। एलोसोम बोलो या इन्हीं को सेक्स क्रोमोसोम बोलो। तो सेक्स क्रोमोसोम की जब आप बात कर रहे हो तो फीमेल्स के केस में एक्स 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 वाई सिस्टम में, फीमेल के केस में आपको होमोगैमेटिक कंडीशन मिलेगी। मतलब फीमेल जो है उनमें एक्स एक्स होमोगैमेटिक कंडीशन मिल रही है। मेल के केस में एक्स वाई कंडीशन मिलेगी, मतलब हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मिलेगी। ऐसा आपको मोस्टली ह्यूमंस के केस में और ड्रोसोफिला के केस में देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, एक एक्स बॉडी भी होती है। एक्स बॉडी को हेनकिंग ने डिस्कवर किया था इंसेक्ट के केस में, राइट। हेनकिंग, मुर्गियों का राजा हेनकिंग ने क्या क्या डिस्कवर किया था? एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था। कहां पे? इंसेक्ट में। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना इस चीज को भी। तो हमने ये क्या बात की, एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम की बात की। अगला हम डिस्कस करते हैं एक्स एक्स और एक्स ओ सिस्टम को। क्लियर है? यहां पे एक्स एक्स और एक्स ओ सिस्टम में क्या देखेंगे, जो एक्स एक्स है वो आपको फीमेल देखने को मिलेगी, और एक्स ओ जो है वो आपको मेल देखने को मिलेगा। ऐसा आपको कॉकरोच, ग्रास होपर में देखने को बहुत कॉमनली मिल जाएगा, राइट। लास्ट आप बात करते हो जेड डब्ल्यू और जेड जेड की। यहां पे जो होमोगैमेटिक होते हैं वो मेल होते हैं। ये बर्ड और रेप्टाइल के केस में मिलेगा। यहां पे होमोगैमेटिक मेल है, याद रखना। जेड डब्ल्यू जेड जेड केस में जेड जेड वाली जो कंडीशन है वो मेल के लिए है, होमोगैमेटिक कंडीशन मेल के लिए। ये आपको बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल में देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप की बात की। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन हमने पहले भी कवर किया है, यहां पे भी समझते हैं। देखो म्यूटेशन अगर हम बोले तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, कोई बदलाव आ जाए डीएनए में, आप उसको म्यूटेशन बोल रहे हो। इज इट क्लियर? सो म्यूटेशन क्या है भाई? चेंज इन डीएनए। अच्छा, उस चेंज इन डीएनए का मतलब उसमें जेनेटिक चेंज होगा? यस, जेनेटिक चेंज होगा। जीन में चेंज होगा? यस। जीनोटाइप में चेंज होगा? यस। और उस जीनोटाइप के चेंज की वजह से आपका पूरा का पूरा फिनोटाइप भी बदलेगा। जरूरी नहीं है हर केस में बदले, मगर जब म्यूटेशन होगा तो जीन में जब चेंज होगा, तो अगर वो किसी फंक्शनल किसी जीन में अगर चेंज आया तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपके फिनोटाइप में भी बदलाव शो करेगा,
राइट। तो जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन को भी दो तरीके से हम समझते हैं, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम में म्यूटेशन आ रही है, या फिर एक जीन म्यूटेशन होती है कि पूरे पूरे क्रोमोसोम में आ गया तो उसमें कई सारे किप्लॉइडी के केस बनते हैं, राइट। और हो सकता है जीन में म्यूटेशन आए तो जीन म्यूटेशन हम मेंशन करते हैं। जीन म्यूटेशन के दो बहुत कॉमन से तरीके हैं, एक है पॉइंट म्यूटेशन और एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, वो पॉइंट म्यूटेशन अल्टरेशन कर देता है, उसी जगह वो पर्टिकुलर जो बेस पेयर है उसमें चेंज आएगा, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन की वजह से होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरा का पूरा डीएनए का फ्रेम ही शिफ्ट हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप क्या देखते हैं, होता कैसे है, ये एडिशन और डिलीशन की मदद से होता है, या अगर कोई ऐड हो जाए तो पूरा का पूरा आगे का फ्रेम चेंज हो गया, अगर कोई हट जाए तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एडिशन और डिलीशन के केस रिपोर्ट होंगे। दिस इज अबाउट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप देखते हो। क्रोमोसोमल एब्रेशन अलग टॉपिक है, क्रोमोसोम में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर से पहले ही हम यहाँ पे एक समझ लेते हैं पेडिग्री के बारे में। पेडिग्री आपने पहले भी पढ़ा होगा। पेडिग्री मतलब किसी भी फैमिली में कोई पर्टिकुलर ट्रेट किस तरीके से रन हो रहा है। मान लीजिए कोई डिसीज है, वो अगर फैमिली टू फैमिली रन हो रही है तो वो किस तरीके से रन हो रही है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम्स बना के हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री चार्ट। उसको हम पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्कल को यूज करते हो फीमेल के लिए, स्क्वायर को यूज करते हो आप मेल के लिए। अगर ये सर्कल या स्क्वायर अगर हम डार्कली पूरा शेड कर दे तो वो डिसीज कंडीशन को शो करेगा। अगर सर्कल के बीच में हमने डॉट लगा दिया वो कैरियर को शो करेगा। जब आप सर्कल और स्क्वायर को एक साथ मिलाते हो, इसका मतलब है इनके बीच में मेटिंग हो रही है, राइट। मेटिंग हो चुकी है मतलब शादी हो गई है, ऐसे समझ लो, राइट। और अगर दो लाइन दिखा दो इनके बीच में, दो लाइन का मतलब क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड पर्सन के बीच में, मतलब सिबलिंग्स वगैरह में ही मैरिज कर दी। ऐसा भी होता भी है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होता, ये होता भी है, सिबलिंग में ही शादी कर दी, राइट। अब जब इससे ऐसे करके नीचे एरो बना के और दो नीचे अगर प्रोजेनी या सर्कल या स्क्वायर दिखा रहे हो, मतलब इनसे बनने वाले बच्चे, राइट। तो इस तरीके से आप क्या शो करते हो, चार्ट को शो कर रहे होते हो। और फिर इस पे अगर क्रॉस लगा दो तो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। क्रॉस लगा दिया आपने सर्कल पे या स्क्वायर पे तो काम खत्म हो गया। अगर इस स्क्वायर को तिरछा करके बना दो तो ट्रांसजेंडर वाली कंडीशंस को ये शो करता है, राइट। आप जब पेडिग्री के एक्सप्रेशन देखते हो, पेडिग्री कई टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल हो सकती है, सेक्स लिंक हो सकती है। सेक्स लिंक में भी वाई लिंक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और आपको पेडिग्री कैसी देखने को मिलेगी, ऑटोसोमल देखने को मिल सकती है, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट। सेक्स लिंक मिल सकती है, राइट। और यहां पे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी रेसेसिव का केस होगा तो उसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी। जब डिसीज जा रही है उसमें एक जनरेशन में डिसीज होगी नहीं, दैट इज कॉल्ड स्किपिंग ऑफ जनरेशन। स्किपिंग ऑफ जनरेशन अगर दिख रहा है मतलब वो रेसेसिव का केस है। कोई स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रही तो वो डोमिनेंस का केस है। ऑटोसोम से रिलेटेड है, मतलब 22 क्रोमोसोम जो हमारे ऑटोसोम है उनसे रिलेटेड है, ऑटोसोमल रेसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, या फिर सेक्स लिंक हो सकती है वो, राइट। तो इस तरीके से हम पेडिग्री के डिफरेंट टाइप भी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक डिसीजेस पे। जेनेटिक डिसीज में आप देखोगे कि ये मेंडेलियन डिसीज हो सकती है। मेंडेलियन डिसीज के एग्जांपल से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। के मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, क्योंकि इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए और इसके कई सारे एग्जांपल है। उन्हीं एग्जांपल को अब हम कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है भाई कि सिंगल जीन में चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है पूरे पूरे क्रोमोसोम लेवल पे कोई चेंज आ रहा है, नहीं, सिंगल जीन में चेंज आ रहा है। सिंगल जीन डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, राइट। इसके एग्जाम्पल आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया यस मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। यहां पे सिंगल जीन में प्रॉब्लम आती है, राइट। और एक बात और समझो, यहां पे पेडिग्री का टाइप क्या चलेगा, पेडिग्री का टाइप यहां पे रहता है ऑटोसोमल रेसेसिव। ध्यान रखना इस बात को कि सिकल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन मिलती है, मतलब जो ऑटोसोम है उनमें रेसेसिव कंडीशन जब होगी तब प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन होता है, अगर मान लीजिए HbS वाली कंडीशन है और एक HbA वाली कंडीशन है, तो ये क्या कंडीशन आ गई, HbA HbS। ये वाली कंडीशन क्या है कि इसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा मगर ये कैरियर जरूर है। अगर एक और पेरेंट है और वो भी कैरियर हो, HbS और HbA वाला है ना, तो HbS इसके पास भी है, मेल पेरेंट के पास भी है, HbS फीमेल पेरेंट के पास भी है। और जब भी HbS HbS दोनों एक साथ आएंगे
तो अब जो प्रोजेनी होगी उसको सिकल सेल एनीमिया होगी। जहां पे एचबीएस होंगे, दोनों एक साथ है बेबी में, तब वहां पे सिकल सेल एनीमिया का केस आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ऊपर वाली कंडीशन में जो पेरेंट है वो कहीं ना कहीं एक बार को अनअफेक्टेड ही, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मगर इसमें दिखेगी। होता क्या है यहां पे, इस बात को समझ लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाता है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड क्या है भाई, नेगेटिवली ये ग्लूटामिक एसिड अगर आप देखें तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है। नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड जो रिपल करता है स्ट्रक्चर को, और इसकी जगह आता है वेलिन, और वेलिन क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बीटा चेन जो होती है, वो बीटा चेन में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक स्पॉट क्रिएट हो जाता है, और जिस वजह से कई सारे हीमोग्लोबिन एक साथ चिपकने लग जाते हैं, और ये एक शेप जो बाइकॉनकेव शेप जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप है, उससे एक सिकल शेप को क्रिएट करने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर डीएनए की बात करो तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जीएजी कंडीशन मिलती है, और वो कंडीशन पॉइंट म्यूटेशन के बाद क्या होती है, जीटीजी। जीएजी से जीटीजी, और जीएजी जो होता है वो क्या कोड कर रहा था हमारा, वो कोड कर रहा था हमारा ग्लूटामिक एसिड, और जीटीजी जो हो गया उससे जीयूजी बना, और जीयूजी कोड करता है क्या, वेलिन को। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इज इट क्लियर। और ये ऑटोसोमल रेसेसिव वाली कंडीशन है। यहां पे अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होगा उसमें होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, यस, हीमोफीलिया क्यून विक्टोरिया की फैमिली में था ये कई सारे लोगों को। हीमोफीलिया की बात करें तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, वो मेनली अफेक्ट हो जाता है, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाता है, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और अगर कट लगा तो पता पड़े खून निकलता ही जा रहा है। और क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, मतलब क्वीन विक्टोरिया के जो बेबी थे उसमें था। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, राइट। सेक्स लिंक डिसऑर्डर था ये, जिसमें क्या था कि उस पर्टिकुलर फीमेल से जो बेबी बने उनमें वो कंडीशन फॉलो हुई थी। नेक्स्ट अगर एक और मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करो तो फिनाइलकीटोन्यूरिया भी इसी का एग्जांपल है। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर की तरह भी काउंट होता है। यहां पे क्या होता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो जीन है वो नहीं बन पाता, जिस वजह से कई सारे आपको कंडीशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इससे मेंटल रिटार्डनेस, ग्रोथ डिफेक्टेड, या उसकी जो किडनी के फंक्शन है वो बहुत मेल फंक्शन रहते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, और ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन को ही शो करता है। यहां पे भी जब ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होगी तब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया समझिए क्या होता है। थैलीसीमिया भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन ही है। यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे जो आरबीसी को बनाने के लिए आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए एक्चुअली यहां पे आपने देखा होगा अल्फा बीटा चेन इन्वॉल्व होती है, या फिर डेल्टा चेन इन्वॉल्व होती है। यहां पे इन अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन या फिर जो डेल्टा ग्लोबिन जो चेन होती है, इन ग्लोबिन चेन को बनाने वाले जो जीन है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। जिस वजह से एनीमिया का केस रिपोर्ट होगा। इसमें कंडीशन क्या होगी, एनीमिया का केस रिपोर्ट होगा। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड वाली कंडीशन होगी, क्योंकि यहां पे जो पर्टिकुलर चेन है अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, इनमें डिफेक्ट आ रहा है, राइट। तो इसके डिफरेंट टाइप भी है थैलीसीमिया के। कौन कौन से, अगर अल्फा में डिफरेंस आ रहा है तो आप बोलोगे अल्फा थैलीसीमिया, अल्फा चेन में दिक्कत आ रही है, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे इसका जीन प्रेजेंट होता है। बीटा थैलीसीमिया, बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही। डेल्टा थैलीसीमिया, डेल्टा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सिंथेसिस सही से नहीं हो पा रही। इन दोनों का, बीटा का और डेल्टा का जो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अबाउट थैलीसीमिया। और यहां पे हमने डिस्कस की है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे उनकी बात। मेंटेलियन डिसऑर्डर आपने जितने भी देखे, इन सब में आपने देखा कि सिंगल जीन में प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहे बात करो सिकल सेल एनीमिया की, आप चाहे बात करो फिनाइलकीटोन्यूरिया की, आप चाहे बात करो ये थैलेसीमिया की, या अदर जो भी हमने अभी डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। देखो अभी एक पर्टिकुलर जीन में प्रॉब्लम हो रही थी, अब हम क्रोमोसोम में देखेंगे। क्रोमोसोम में आप क्या देखोगे, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर पूरा पूरा सेट बढ़ जाए या कम हो जाए, राइट। सो ये क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप बोलते हो एन्यूप्लॉइडी के केस होते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि एक नंबर बढ़ गया या कम हो गया, एन्यूप्लॉइडी का केस। या फिर पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जब साइटोकाइनेसिस, मान लो इन द एंड सारे क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, साइटोकाइनेसिस हो रही थी और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, तो पूरा पूरा सेट बढ़ गया, राइट। और ये आपको केस प्लांट में देखने को मिलेगा, राइट। पॉलीप्लॉइडी का केस आपको प्लांट में बहुत ज्यादा मिलता है, वीट में, राइस में, ये आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा, राइट। बट ये एनिमल्स के केस में पॉलीप्लॉइडी का केस आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। यहां पे आपको एन्यूप्लॉइडी के केस देखने को मिलेंगे। आपको जो याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो केस जो बनते हैं,
ट्राइसोमी के बनते हैं और मोनोसोमी के बनते हैं। ट्राइसोमी मतलब क्रोमोसोम का बढ़ जाना, मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम हो जाना। एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप समझिए डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी की कंडीशन आती है, राइट। ट्राइसोमी मत किस पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे। तो ये कहता है डाउन सिंड्रोम। एक आती है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पे भी ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 18 पे। फिर आप बात करो टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, मोनोसोमी का केस आएगा, इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा और क्रोमोसोम एक्स वाला कम होगा। तो यहां पे 45 कंडीशन रह जाती है। आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 में आप क्या रह जाएगा, यहां पे 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे, एक्स ओ कंडीशन आ जाएगी। ये होगा आपका टर्नर सिंड्रोम में। एक आती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स और आ जाएगा, राइट। क्लाइनफिल्टर में एक्स एक्स वाई की कंडीशन आएगी। तो ये हम मेंशन करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। तो आप टोटली सबको देखिए, तो आप क्या देख रहे हो, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 नंबर पे, 21 नंबर पे, टर्नर सिंड्रोम एक कम हो गया, और लास्ट क्लाइनफिल्टर एक एक्स और बढ़ गया, एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को कंप्लीट किया। जेनेटिक डिसऑर्डर हमने दोनों रेस्पेक्ट में देखे, मेंडेलियन रेस्पेक्ट में भी देखे और फाइनली हमने अभी क्रोमोसोम रेस्पेक्ट में भी देखे। क्लियर है। और यहां पे हमने क्रोमोसोम रेस्पेक्ट में जो लास्ट में 4 एग्जांपल डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्मिनल सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो मैंने क्रस्क वाली बातें पूरी बता दी। थ्रू आउट सेशन आप नोटिस करेंगे मैंने ऑर्डर में जेनेटिक्स को कवर किया है। स्टिल छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है कि बची हैं, उनको आप एनसीईआरटी से और कवर अप करिए। मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसे जरूर पसंद करेंगे, ठीक है। और इतना सारा प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट सीरीज को आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी रखिए और अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। सेशन को यहाँ पे अब हम एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अलविदा, बाय बाय।